हाँ बेटा, अब अपन प्रकाश विद्युत प्रयोग पढ़ रहे थे, प्रकाश विद्युत प्रयोग पे क्वेश्चन कर रहे थे अपन, ठीक है। आ जाओ बेटा, अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, तो प्रकाश विद्युत प्रयोग में अपन और क्वेश्चन तो अपन ने देखा कि आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक जितना गहराई से आएगा इलेक्ट्रॉन उतने गतिज ऊर्जा कम होगी, ठीक है। तो सबकी गतिज ऊर्जा समान नहीं होती, अधिकतम गतिज ऊर्जा सतह वाले की होती है। सारे कंसेप्ट अपना क्लियर हो गए। अब देख बेटा, जैसे मान लो मैं बोल दूं तेरे से, थोड़ा सा अपन रिवीजन टाइप अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये प्लेट है ना, ये हो गया बेटा कैथोड, ये हो गया एनोड, ठीक है। अब देख बेटा, है ना, यहां से अपन ने क्या करा, ये गिरा है फोटोन, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं, ये अब मैं थोड़ा सा डायग्राम सिंपल ये है। अब देख, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं अपन, एनालिसिस। ये यहाँ पे, यहाँ से फोटोन गिरे, ठीक है। अब मान लो ये फोटोन में एक बिंदु स्रोत लगा के गिरा रहा हूं, चलो आ जाओ, ये बिंदु स्रोत, ये फोटोन गिरे, ये ठीक साहब। मैं बोल दूं ये फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, धारा बह रही है मान लो यहाँ, और मान लो वक्र ऐसा बना, ए सैचुरेशन करंट का वक्र ऐसा बना। चलिए यही बनाता हूं, ये सब बना है ना, ये अपन ने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रयोग में। ये सुनना जो क्वेश्चन बनते, ये V, ये वर्सेस I। मैंने बताया था ये क्या होता है बेटा, एनोड का कैथोड के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल धनात्मक है तो एनोड धन पे, ये एनोड धन पे, ठीक है। तो मैं बोल दूं ये एनोड का कैथोड के रेस्पेक्ट में, कैथोड के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल, विभव, है ना। तो ये विभवांतर, और ये अगर प्लस है तो इसका मतलब एनोड का ज्यादा है, और माइनस है तो एनोड का कम है, ठीक सर। तो ये समझ में आ गया। अब यहां से फोटोन गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं, और संतृप्त धारा इतनी आई। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लिया वो बोलेंगे कि 10 की घात, जैसे क्वेश्चन बन गया एक, इधर देख, यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग मैं उसी से सब बता, मैं 10 की घात 20 फोटोन प्रति सेकंड गिरते हैं, प्रति सेकंड, है ना। प्रयोग में प्लेट पर 10 की घात 20 की जगह 18 फोटोन प्रति सेकंड, फोटोन प्रति सेकंड आपतित होते हैं। वह 1% फोटोन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। तो संतृप्त धारा बताइए, संतृप्त धारा का मान, तो संतृप्त धारा का मान बताना अपने को, ठीक साहब। अब इधर देखो, क्या बोल दूं, 10 की घात 18 का 1%, इतने फोटोन प्रति सेकंड गिर रहे, लेकिन 1% ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये तो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, ये देखो प्लेट पे गिर रहे हैं, इस बिंदु स्रोत से 10 की घात 20 प्रति सेकंड गिर रहे हैं पूरी प्लेट में, 10 की घात 18, और 1% इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो संतृप्त धारा मतलब सब इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो प्रति सेकंड पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 की घात 18 का 1%, बोलो का 1% बराबर, बोल दो 10 की घात 18 इंटू 1/100 बराबर 10 की घात 16। तो 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे, और संतृप्त धारा में सारे पहुंचेंगे, प्रति सेकंड इतने पहुंचने लग जाए, तो सारे पहुंचते तभी तो बहने वाली धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। तो आई संतृप्त बराबर 10 की घात 16 इंटू मतलब E 8.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम प्रति सेकंड। यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1.6 मिली एम्पियर। ये देख लेना, ये 1.6 और ये 10 की घात -3 तो मिली एम्पियर। ये आ गया आई सैचुरेशन या संतृप्त धारा, ये आ गई। सर समझ में आ गया। अब एक बात बताइए तो आगे इसके लिए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं, सुनना ध्यान से, कैसे भाग लाना था। अब इसी में और क्वेश्चन देखो
क्या मैं बोल दूं? अब सुनना, मान लो इस स्रोत से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन निकल रहे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं जानबूझ के न्यूमेरिकल डेटा दे रहा हूं ताकि तेरे को सोचना आसान हो। किताबों में वेरिएबल में देते बर्बाद होता बच्चा। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन गिर रहे हैं, फाई बराबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताओ अगर मैं यहीं पर समान तीव्रता, मतलब फोटोनों की संख्या, तीव्रता तेरे फोटोनों की संख्या ही बोलती है एनसीईआरटी, ठीक है, समान फोटोनों की संख्या वाला दूसरा अधिक आवृत्ति का स्रोत लगा दूं, इधर देख, है ना। यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में बिंदु स्रोत में प्रयुक्त बिंदु स्रोत को अधिक आवृत्ति व समान फोटोन प्रति सेकंड मैं तीव्रता नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तीव्रता में एक दिक्कत होती है बच्चा, तीव्रता फोटोनों की संख्या को बोल देता है। समान फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित कर स्रोत को अधिक आवृत्ति का समान फोटोन उत्सर्जित करने वाले स्रोत से प्रतिस्थापित कर दे तो है ना, तो संतृप्त धारा का मान ठीक है, डैश ए बढ़ जाएगा क्योंकि फोटोन तगड़े गिरे, बी घट जाएगा, सी वही रहेगा, डी कह नहीं सकते। बोलो तो क्या मैं बोल दूं संतृप्त धारा का मान वही रहेगा? क्यों? क्योंकि फोटोन की ऊर्जा बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या से परिवर्तन आता है। ऊर्जा से फोटोन की ऊर्जा पे निर्भर नहीं करती, याद आ करो, बताया था फोटोन की ऊर्जा भले 10 की जगह 20 का गिरा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, 100 के 100 गिरेंगे तो 100 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर तू संख्या बढ़ाएगा, अगर तेने संख्या बढ़ा दी फोटोनों की, तो फोटोन की ऊर्जा पर आई सैचुरेशन निर्भर नहीं करती, संख्या पर करती है। समझ गए? तो फोटोनों की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती आई सैचुरेशन, संख्या पर निर्भर करती। ठीक सर, तो वही रहेगा। क्लियर है क्या? ठीक सर, ठीक है। अब देखो, और देखो, यदि है ना, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन था, मैं उसी ग्राफ में समझा रहा हूं बेटा सारा, तो तुम भले चाहो तो डायग्राम बार-बार बना, ठीक है ना, क्वेश्चन अपने हिसाब से नोट करना। तो मैं बोलता हूं 10 के गिरे 3, अगर मैं इस कार्यफलन को, अभी देखो फोटो ऊर्जा बढ़ाई थी पहले, अगर संख्या बढ़ाऊंगा तो धारा बढ़ेगी। अरे बोलो सर, आपने जो ऊर्जा बढ़ा दी थी अभी, जैसे आवृत्ति बढ़ा दी, अधिक आवृत्ति का स्रोत लिया, तो निरोधी विभव का क्या हुआ? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो ज्यादा ऊर्जा का फोटोन गिरेगा तो गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। और याद है निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा को रोकने के लिए जो विभव चाहिए वो होता है। तो क्या मैं बोल दूं जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो रोकने के लिए मेरे को विभव भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो निरोधी विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसी में लिख दूं क्या? इसी में लिख दूं? तो फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, ऊर्जा पर नहीं, पर सैचुरेशन निर्भर नहीं करता, संख्या पर करता है। हाँ, अभी जो करा, अभी फोटोन की ऊर्जा बढ़ाने पर निरोधी विभव बढ़ जाएगा, निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा, समझ गए? निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया। अब अगर फोटोनों की संख्या बढ़ा दूं, ये इसी में देख फोटोनों की संख्या, चला जा वाली लिखते, यदि फोटोन की ऊर्जा की बजाय, उसी से कोरिलेट करके चलना, फोटोन की ऊर्जा समान रखते हुए अधिक फोटोन उत्सर्जित करने वाला स्रोत लगा दे, अधिक फोटोन उत्सर्जित करने वाला, फोटोन
सेकेंड उत्सर्जित करने वाला, उत्सर्जित करने वाला, करने वाला स्रोत लगा दे, स्रोत लगा दे। तो बोलो अब क्या होगा? अधिक, अब फोटोनों की संख्या बढ़ गई तो बताओ निरोधी विभव वही रहेगा, क्योंकि एक फोटोन की ऊर्जा वही है। तो भले अब तू 100 की जगह 200 फोटोन गिरा दे, लेकिन एक फोटोन की ऊर्जा वही है, तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन हो गया उसकी गतिज ऊर्जा जो पहले आ रही थी वही आएगी, तो रोकने के लिए विभव वही। तो ए निरोधी विभव बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बी वही रहेगा। सी संतृप्त धारा आई संतृप्त बढ़ जाएगी। डी आई संतृप्त वही रहेगी, वही रहेगी। बोलो एक से अधिक भी राइट हो सकता है, तो क्या मैं बोल दूं निरोधी विभव बढ़ जाएगा? नहीं, वही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक फोटोन की ऊर्जा समान रखी है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा वही रहेगी। तो ई समान, फोटोन की ऊर्जा समान, तो के ई मैक्सिमम समान, के ई मैक्सिमम समान, तो मैं बोल दूं निरोधी विभव समान। क्योंकि निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, उसी को तो रोकना है। तो ये और संतृप्त धारा बढ़ जाएगी, हाँ, क्योंकि फोटोनों की संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ी, क्योंकि फोटोनों की संख्या बढ़ गई, फोटोन प्रति सेकंड बढ़ गए। अरे बोलो सेकंड बढ़ गए, ये तो इसका जवाब है, ये इसका जवाब है, और ये इसका जवाब है, बढ़ गए, बढ़ गए। तो दोनों आंसर है बी और सी। समझ गए क्या? यस सर। आगे आ जाओ, बिल्कुल ओके है, चलो आ जाओ। अब इधर देखो, यदि 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 इसमें देखो, ये वाला डायग्राम, अब इसमें डायग्राम चाहिएगा। ये इसमें क्या है? 10 के फोटोन गिराना, कार्यफलन 3 है। यदि, है ना, यदि 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 प्रकाश विद्युत प्रयोग में, यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में, प्रकाश विद्युत प्रयोग में, जो पहला पेज पे डायग्राम में है, कैथोड का कार्यफलन, कैथोड का कार्यफलन फाई बढ़ा दे, फाई बढ़ा दे, तो है ना, तो और ध्यान ना, फोटोन ए फाई बढ़ा दे तो वो है ना, और जो आवृत्ति है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा ही रखे, ध्यान ना, ये है ना, ये आवृत्ति हमेशा थ्रेशोल्ड से ज्यादा है ना, हमेशा। तो मैंने कार्यफलन बढ़ाया, कई बच्चे कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गए, तो क्योंकि फोटोन की ऊर्जा से भी कार्यफलन ज्यादा नहीं कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, लेकिन फोटोन की ऊर्जा से कम है, बढ़ा दे, कार्यफलन बढ़ा दे, ठीक है साहब। तो ए आई संतृप्त, संतृप्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ेगी। बी आई संतृप्त घटेगी। सी आई संतृप्त वही रहेगी, वही रहेगी। डी कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, ठीक साहब, ये हो गया ऑप्शन। तो बताओ अगर प्रकाश विद्युत प्रयोग में कैथोड का कार्यफलन बढ़ा दूं, तो यार एक आ जाओ, उसी को डायग्राम पे आ जाओ, है ना, और उससे कम रखो फोटोन से। तो मैं तो पहले 10 के फोटोन गिर रहे थे और 3 कार्यफलन था, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 100 फोटोन, तो 100 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे थे, ऐसा मान रहा हूं मैं। अब अगर मैं ये ऊर्जा सब कुछ सेम रखूं, बस इस कार्यफलन को बढ़ा दूं, तो बोल दूं जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घट जाएगी। पहले 3 घटती थी 10 में से, अब 10 में से 3 की जगह 5 घटने लगे, क्योंकि कार्यफलन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घट गई, लेकिन संख्या उतनी रहेगी, क्योंकि 100 गिर रहे तो इलेक्ट्रॉन तो 100 ही निकलेंगे और धारा 100 की। तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इधर बोलो, तो क्या मैं बोल दूं संतृप्त धारा वही रहेगी, है ना, और कुछ क्यों नहीं कह सकते, ठीक सा। अब आ जाओ, अब ऊर्जा, इसके ऑप्शन ऐसे होते, तो एक तो ऑप्शन ऐसे और एक ऑप्शन ऐसे, क्वेश्चन सेम, ऑप्शन ए निरोधी विभव, वीएस इस टॉपिक में निरोधी विभव, निरोधी विभव बढ़ जाएगा। बी निरोधी विभव घट जाएगा। सी वही रहेगा, है ना, वही रहेगा। डी कुछ कह नहीं सकते,
कुछ कह नहीं सकते। बोलो तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो क्या मैं बोल दूं निरोधी विभव, क्योंकि कार्यफलन बढ़ रहा है, निरोधी विभव घटेगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा का निकलेगा। याद कर मैंने बताया था निरोधी विभव दो बातों पर निर्भर करता है, फोटोन की ऊर्जा और धातु की प्रकृति। फोटोन की ऊर्जा बढ़ाओगे तो निरोधी विभव बढ़ेगा क्योंकि ऊर्जा अधिक निकलेगी इलेक्ट्रॉन की। अगर आपने कार्यफलन बढ़ा दिया तो मैं बोल दूं धातु की प्रकृति चेंज कर दी, कार्यफलन बढ़ा दिया तो कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सर समझ में आ गई? तो निरोधी विभव घट जाएगा क्योंकि कम कम के ही मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सर मजा आ गया। कम अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। यस सर। तो सर बहुत ही शानदार, मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो W1 W2 में खूब क्वेश्चन पूछते हैं। अब आ जाओ, स्रोत को हम पास दूर ले जाते हैं। अब आ जा, इस स्रोत को दूर ले जाऊंगा तो मेरे आंख के सामने ये तो ट्यूबलाइट से मेरे पे ये लाइट गिर रही है, अगर इस ट्यूबलाइट को दूर ले जाऊंगा तो मैं बोल दूं मेरे चेहरे पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या कम हो जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं कम फोटोन इंसिडेंट होंगे, और कम फोटोन इंसिडेंट होंगे तो कम फोटोन गिरेंगे तो मैं बोल दूं सैचुरेशन करंट घट जाएगा, संतृप्त धारा घट जाएगी, क्योंकि मेरे अगर प्लेट पर फोटोन कम गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कम उत्सर्जित होंगे। क्या स्रोत को दूर ले जाओगे तो फोटोन की प्रवृत्ति बदल जाएगी गिरने वाले? नहीं, फोटोन तो वैसे ही निकलेगा, पहले 10 का निकलता था, अब भी 10 का निकलेगा। तो क्या मैं बोल दूं स्रोत की दूरी बढ़ाओ, यहां ले जाओ बेटा, यहां ले जाओ। तो क्या मैं बोल दूं फोटोन कम गिरेंगे? देख फैल गए फोटोन कम गिरेंगे क्योंकि बड़ा गोला बनेगा बिंदु स्रोत का, तो फोटोन कम गिरेंगे लेकिन ऊर्जा वही होगी। पहले 10 का गिर रहा था, अब भी 10 का गिरेगा। तो फोटोन गिरेंगे 10 के पर कम गिरेंगे। हाँ ये देखो, प्रकाश विद्युत प्रयोग में यदि स्रोत की दूरी प्लेट से बढ़ा दी जाए, प्लेट से स्रोत की दूरी, प्लेट से कैथोड प्लेट से स्रोत की दूरी बढ़ा दी जाए तो ए आई संतृप्त बढ़ेगी, बी आई संतृप्त घटेगी, सी वीएस निरोधी विभव घटेगा, डी वीएस वही रहेगा। एक से ज्यादा राइट हो सकता, वही रहेगा। एक से ज्यादा राइट हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक सर। तो क्या मैं बोल दूं जैसे प्लेट से दूरी बढ़ेगी तो संतृप्त धारा घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे, क्या मैं बोल दूं फोटोन बड़े क्षेत्रफल में फैलेंगे। फोटोन बड़े क्षेत्रफल, मैं गोला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगर रेखीय स्रोत होगा तो बेलन पे फैलेंगे, बिंदु स्रोत हो तो गोले पे फैलेंगे। फोटोन बड़े क्षेत्रफल में फैलेंगे, तो फोटोन की संख्या तो फैलेंगे तो संख्या कम होगी, संख्या प्लेट पर गिरने वाली संख्या, तो प्लेट पर गिरने वाली संख्या फोटोनों की संख्या बोलो घटेगी, तो फोटोन कम गिरेंगे तो धारा कम हो जाएगी। ठीक है, और वीएस वही रहेगा। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि एक फोटोन की ऊर्जा वही रहेगी, गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा, गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित। ध्यान रखना, फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित, वो की वही परिवर्तित। तो एक फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, तो निरोधी विभव अपरिवर्तित रहेगा। सर मजा आ गया? तो इससे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो इस पे जेई में जो क्वेश्चन पूछा बता देता हूं, है ना। यदि एक प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्राप्त निरोधी विभव वह संतृप्त धारा क्रमशः Vs बराबर -7 वोल्ट, वह मतलब विरोधी विभव 7 वोल्ट। विरोधी विभव का मतलब ही माइनस है।
अगर वो निरोधी विभव लगाते तो समझ लेना ऋणात्मक विभव, एनोड पे ऋणात्मक होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर रोकता, तो निरोधी विभव का अपने आप मतलब ऋणात्मक विभव है। 7 वोल्ट वह संतृप्त धारा 16 मिली एम्पियर है ना। यदि 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 बिंदु स्रोत, यदि बिंदु स्रोत, यदि क्यों लिखो, यदि बिंदु स्रोत के कारण, या लिखो यदि यदि बिंदु स्रोत के कारण, बिंदु स्रोत के कारण, स्रोत के कारण एक प्रकाश विद्युत प्रयोग में है ना, बिंदु स्रोत से करा रहा हूं, ठीक है। यदि इस बिंदु स्रोत को, यदि इस बिंदु स्रोत की कैथोड प्लेट से दूरी, की कैथोड से दूरी, कैथोड प्लेट से दूरी दुगुनी कर दे, ये पूछा हुआ जेई में, दुगुनी कर दे तो ए वीएस 7 वोल्ट व आई संतृप्त, आई सैचुरेशन लिखना इंग्लिश में, आई सैचुरेशन बराबर 16 मिली एम्पियर ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बी वीएस 3.5 वोल्ट व आई सैचुरेशन 16 मिली एम्पियर रहेगा। सी वीएस 7 वोल्ट व आई सैचुरेशन 8 मिली एम्पियर हो जाएगा। डी वीएस 7 वोल्ट व आई सैचुरेशन 4 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए थे इस टाइप के, ठीक है। अब आओ बच्चों, अगर याद है सॉल्यूशन दे, अगर मैं इस प्लेट से इस बिंदु स्रोत की दूरी, ये जो पहले फोटोन गिरे थे, इसको दूर कर दूं, अभी समझाया मैंने, जैसे ही दूर करूंगा मैं बोल दूं फोटोन कम गिरेंगे, ये फोटोन फैल गए तो फोटोनों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन ऊर्जा वही रहेगी, ऊर्जा समान रहेगी। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे प्लेट से दूरी बढ़ती है फोटोनों की संख्या कम होगी तो संतृप्त धारा घटेगी, तो 16 वाला तो गए, ये 2 तो गए, संतृप्त धारा कम घटेगी। अब ये दोनों में कम है, देख 8 और 4 16 से कम है। निरोधी विभव वही रहेगा, क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने पर गिरने वाले एक फोटोन की ऊर्जा वही रहेगी, तो क्या मैं बोल दूं निरोधी विभव वही रहेगा, दोनों में वही दिया है। तो निरोधी विभव समान रहेगा, संतृप्त धारा घटेगी। अब धारा घट के कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब जो 2 ऑप्शन है उसमें घट के कितनी होगी ये देखना है। तो क्या मैं बोल दूं, इधर देखो इस सॉल्यूशन में देख, जैसे जैसे स्रोत दूर होगा, स्रोत दूर होता जाएगा, वैसे आई सैचुरेशन घटेगा, वैसे आई सैचुरेशन घटेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे स्रोत दूर होता जाएगा प्लेट से, वैसे आई सैचुरेशन घटेगा, वैसे आई सैचुरेशन घटेगा। वह निरोधी विभव, तो आई सैचुरेशन कम होता जाएगा, है ना। और अगर बिंदु स्रोत है, वह बिंदु स्रोत के लिए मैंने बताया था, बिंदु स्रोत के लिए आई सैचुरेशन व्युत्क्रमानुपाती R² होता है। तो आई सैचुरेशन, तो मैं बोल दूं दूरी दुगुनी, R दुगुना, R से 2R कर दिया, R दुगुना, तो बोल दो आई सैचुरेशन 1/4, 1/4 R दुगुना, तो व्युत्क्रमानुपाती तो 1/4 हो जाएगा। तो धारा तो आई सैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 1/4 कर दो, 16 मिली एम्पियर बटा 4, बोलो तो यह आ जाएगा 4 मिली एम्पियर। सर समझ में आ गई। तो अब आई सैचुरेशन 4 मिली एम्पियर ही हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो सर ये समझ में आ गया। और निरोधी विभव का क्या होगा बेटा, ये वह निरोधी विभव, तो निरोधी विभव समान रहेगा, निरोधी विभव वीएस समान 7 वोल्ट, क्योंकि एक फोटोन की ऊर्जा वही रही, फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित, एक फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित है और एक फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित है, सब कुछ वही रहेगा। सर समझ में आ गया सर, बेहतरीन चीजें। तो मेरे हिसाब से तो कहीं कोई तकलीफ है नहीं। तो सर ये तो सारी बातें समझ में आ गई। ये तो उत्तर क्या आ जाएगा बेटा, तो 1/4 मिली एम्पियर। सर फिर ये कब आएगा 8, जब रेखीय स्रोत होता। अगर देखो अगला देखो, यदि उपरोक्त में स्रोत रेखीय होता, स्रोत बिंदु की जगह रेखीय होता, बिंदु ना होकर
रेखीय होता, रेखीय होता, रेखीय होता। अगर स्रोत बिंदु ना होके रेखीय होता तो क्या होता, बोलो? रेखीय होता। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे देख रेखीय होता, तो सॉल्यूशन देखो, तो बोल दो आई व्युत्क्रमानुपाती आर हो जाता फिर तो। अरे बोल दो क्योंकि फोटोन गोले पे फैलते, तो मैं बोल दो फोटोनों की संख्या आर के व्युत्क्रमानुपाती, बताया था ना मैंने बेटा, ये सब दिखा दिया ना। ये तो दूरी के साथ ये तो 2πRL पे फैलता, तो फोटोन घटते जाते। तो मैं बोल दूं फिर तो संतृप्त धारा आई सैचुरेशन व्युत्क्रमानुपाती आर होती, तो बोल दो आई सैचुरेशन आर दुगुना करने पर आर दुगुना तो धारा आधी हो जाती, तो आई सैचुरेशन आधी हाफ है ना, तो यहां से कितना आ जाता, आधी करते हैं आधी। तो मैं बोल दो आई सैचुरेशन कितनी आ जाती, आई सैचुरेशन बराबर 16 मिली एम्पियर की आधी, और ये आ जाता 8 मिली एम्पियर। खत्म। अब आंसर 8 आता। तो स्रोत कैसा इस पर निर्भर, तो जेई ने बिंदु स्रोत दिया था, अब अपने को रेखीय स्रोत देके पूछ सकता है दादी। ओके सर, तो सर सारी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे। अब और देखो, अब देखो एक बात समझना बेटा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो अगर कोई धातु की प्लेट है ना, इसका कार्यफलन है बेटा है ना फाई। यदि एक धातु की प्लेट में, यदि एक धातु की प्लेट पर यदि समझाऊंगा बाद में, यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में आपतित फोटोन की आवृत्ति दुगुनी कर दे। सुनना, आवृत्ति, ये क्वेश्चन आवृत्ति दुगुनी कर दे, बाकी सब वही दुगुनी कर दे, तो निरोधी विभव Vs का मान है ना, A समान रहेगा, पहला समान रहेगा, दूसरा दुगुना हो जाएगा, दुगुना C दुगुने से अधिक D दुगुने से कम, दुगुने से बढ़ जाएगा पर दुगुने से कम, बढ़ेगा परंतु दुगुने से कम, दुगुने से कम। समझ गए ये? चलो सर अब देखते हैं। इधर देखो, अब देखो आपतित फोटोन की आवृत्ति दुगुनी कर दी, तो अपरिवर्तित तो नहीं रहेगा, क्योंकि फोटोन की आवृत्ति बढ़ाने से सॉल्यूशन ऊर्जा समानुपाती आवृत्ति होती, याद है, h न्यू, E बराबर h न्यू। तो मैं बोल दूं ऊर्जा समानुपाती आवृत्ति है, तो मैं बोल दूं आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, तो मैं बोल दूं आवृत्ति दुगुनी, न्यू दुगुना, तो मैं बोल दूं ऊर्जा दुगुनी, तो आवृत्ति दुगुनी, ऊर्जा दुगुनी, तो फोटोन की ऊर्जा दुगुनी होगी। जैसे फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या मैं बोल दूं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब बच्चा दुगुनी सोच के ये बोल देता दुगुना, गलत है। क्यों गलत है? अभी रुक जा, इधर देख, इधर आ जा, कार्यफलन भी तो घटेगा, तो अभी लफड़ा लंबा। तो फोटोन की ऊर्जा पे सीधा थोड़ी, फोटोन की ऊर्जा बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। आ जा, ये देख, ये धातु, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सुन, ये फाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ले। मैंने माना पहले न्यू आवृत्ति का फोटोन गिर रहा था और इसकी ऊर्जा न्यू आवृत्ति के संगत ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। मैं जानबूझ के ये एग्जांपल ले रहा हूं बार बार। तो 10 का फोटोन गिरा तो बोल दूं अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, के मैक्सिमम। मैं बोल दूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E माइनस 5 प्रकाश विद्युत समीकरण। तो 10 का गिरा, 3 बाहर निकलने में गई, तो बोल दूं 7 बची, और इसी के हिसाब से निरोधी विभव आएगा, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा 7 आई। अब बाद में आवृत्ति दुगुनी, तो मैं बोल दूं ऊर्जा दुगुनी, तो मैं बोल दूं ऊर्जा हो गई बेटा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जो फोटोन गिरेगा वो 20 का गिरेगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले गिरा 10 का, अब गिरेगा 20 का, और अब 20 का गिरेगा, तो बोलो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आ गई, तो मैं बोल दूं के अधिकतम डैश। तो अब देखो ऊर्जा तो दुगुनी हो गई, पहले 10 थी 20 हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा था निरोधी विभव दुगुना होना चाहिए, लेकिन पहले 3 घटा, अब जो ये चीज दुगुनी हो गई, देखो 10 से 20 हो गई। अगर घटने वाली चीज भी दुगुनी हो जाती तो 2 कॉमन आके दुगुने का संबंध रह जाता। भैया गिरने वाली ऊर्जा दुगुनी और घटने वाली 3 की जगह 6 हो जाती, तो मैं बोलता हूं दुगुने का संबंध मेंटेन हो जाता। दुगुने में से दुगुना घटा तो दुगुना बचा। ये 10 में से 3 गया, या 20 में से 6 जाता, तो बोल दूं 2 कॉमन आके 10 - 3, मतलब पहले वाले का दुगुना आ जाता आंसर।
लेकिन जाने वाली चीज अभी भी 3 ही है। देखो 20 - 3, तो मैं बोल दूं ये तो दुगुना हो गया, घटने वाली चीज वही है, समझ गए? तो मैं बोल दूं दुगुने से अधिक, देखो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं बोल दूं दुगुने से अधिक, तो मैंने जानबूझ के डेटा दिया दुगुने से अधिक, तो VS क्या आ जाएगा बेटा? दुगुने से अधिक, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या है? अधिक, क्योंकि चूंकि KE मैक्सिमम दुगुने से अधिक बची, दुगुने से अधिक, दुगुने से अधिक बची, अधिक बची, सही बात है, बची। तो चूंकि आवृत्ति दुगुनी, ऊर्जा दुगुनी, परंतु घटने वाली चीज जो पहले 3 थी वो 3 ही रही, क्योंकि कार्यफलन वही है, तो मैं बोल दूं बच्चे ज्यादा गया, क्योंकि दुगुना घटता तो दुगुना बचता, दुगुनी ऊर्जा में से दुगुना घटता तो सब दुगुना बचता, लेकिन अब दुगुनी ऊर्जा में से वही चीज घटी तो बच ज्यादा गई। यूं समझ लो पहले 10 में से 3 घटी और अगला 10 जो बढ़ा उसमें से घटा कुछ भी नहीं। पहले 10 में से 3 घटी, अब कार्यफलन 3 ही है, तो अब बढ़ी 10, फोटोन की ऊर्जा दुगुनी मतलब 10 और बढ़ गई, लेकिन घटा कुछ भी नहीं, 3 ही घटा पहले वाला। तो मैं बोल दूं पूरा अगला वाला 10 पूरा का पूरा बच गया। पहले 10 में से 3 जाके 7 बचा, अब अगली बार तेरी ऊर्जा दुगुनी मतलब फोटोन की ऊर्जा 10 बढ़ गई, दुगुनी मतलब 10 और बढ़ गई, तो 20 हो गई, पर घटा 3 ही। तो मैं बोल दूं अगला वाला 10 पूरा बच गया, तो ऊर्जा दुगुने से ज्यादा गई। अगला 10 पूरा बच गया तो ऊर्जा दुगुने से ज्यादा। सर बेहतरीन, समझ में आ गई बेटा? चलो इसके आगे बात करेंगे अपन। तो सर हमारे को तो हर चीज समझ में आई, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, अब आजा थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, है ना? तो हमने कल भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे कि फोटोन गिरेंगे और ये वो सारा, कितने फोटोन कितनी धारा बहेगी, ये वो, ठीक है। चलो इतना प्रतिशत फोटोन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना? देखो प्रकाश की समीकरण E बराबर, है ना, विद्युत क्षेत्रीय सेंसेशन में है ना, वोल्ट पर मीटर साइन 5 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स T प्लस साइन, है ना, प्लस साइन 8 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स T द्वारा दी जाए, है ना। प्रकाश जिसकी समीकरण है एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु पर आपतित होता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, याद करो। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन। अब सुनना रे, अभी देखो ये गिर रहा है ना, ये फोटो, इसकी समीकरण ही है प्रकाश की। तो क्या मैं बोल दूं इसमें दो प्रकार के फोटोनों का संयोजन है, जिसमें एक की आवृत्ति हो गई और एक की आवृत्ति हो गई ओमेगा, आवृत्ति नहीं कोणीय आवृत्ति, ठीक है, ओमेगा, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं ये, तो अब ये फोटोन गिर रहे हैं खूब सारे, जिसमें 2 प्रकार के आवृत्ति के फोटोन गिर रहे हैं, तो क्या बोल दूं ये ज्यादा आवृत्ति का फोटोन है, और ये जिसके ज्यादा आवृत्ति का फोटोन है वही तो अधिकतम गतिज ऊर्जा डिसाइड करेगा। यस सर। तो यहां से आ जाओ, तो KE मैक्सिमम, तो मैं बोल दूं ए फोटोनों की ऊर्जा, तो 2 प्रकार की आवृत्ति, यहां 2 प्रकार की आवृत्ति के फोटोन, यहां 2 प्रकार की आवृत्ति के फोटोन है, 2 प्रकार की आवृत्ति के फोटोन है एक ω1 बराबर 5 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, व ω2 = 8 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। तो क्या मैं बोल दूं वह, है ना, तो मैं बोल दूं ये यहां से 2πf करके f निकाल दो, यहां से रिसेंबलेंस 2πf1 या f1 बराबर, सीधा लिख दो f1 बराबर, तो 2 आवृत्ति है 5 × 10⁻15 अपॉन 2π, है ना, सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड कितना आ जाएगा बेटा f2 बराबर
8 इंटू 10 की 15 अपॉन 2 पाई सेकेंड इनवर्स, ये हो गई। तो मैं बोल दूं ऊर्जा, तो फोटोनों की ऊर्जा, तो E1 फोटोनों की ऊर्जा, फोटोनों की ऊर्जा E1 बराबर, तो मैं बोल दूं क्या, H μ1 या H F1, तो यह आ जाएगा H कितना 6.6 इंटू 10 की घात -34 इंटू F1 कितना जाएगा 5 इंटू 10⁻15 अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये जूल है ना, अपॉन या और अपॉन चला जाओ है ना, और दूसरे वाले कितनी है, या आपको इक्वल टू कर दो 6.6 इंटू 10 की घात -34 इंटू 5 इंटू 10⁻15 अपॉन 2 पाई अपॉन 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अभी उठ जाए, तो कितना आ जाएगा ये, तो 10 की घात -19 ऊपर जाके ये हो जाएगा 34, 19 प्लस 15 34, 34 से 34 कट जाएगा, और ये आ गया 2 पाई, तो ये आ जाएगा 4 2 10 बटा पाई, ये आ जाएगी लगभग, देखो मैं इसमें है ना लगभग 3.3, कैलकुलेशन कौन करेगा इतनी, है ना, यार ये लगभग 3 पॉइंट, हालांकि अपने को ये सोल्व करने की जरूरत नहीं, मेरा कैलकुलेशन कर 2 से घटा 2 बार 10, ये 3.33 के करीब, जो भी आ रही 3.4 के करीब है ना, लगभग 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर मेरे को इससे मतलब नहीं, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा तो ये होगी E2, तो मेरे को तो E2 निकालनी थी, तो E2 कितनी आ जाएगी बेटा, तो H F2, तो बोलो कितना आ जाएगा ये, H कितना 6.6 इंटू 10 की घात -34 है ना, और F2 कितना है बेटा, तो F2 कितना है 8 इंटू 10 की घात 15 अपॉन 2 पाई, ये जूल में आई, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँ, बोलो E2 बराबर, जबरदस्ती वो क्यों कैलकुलेट कर रहा, तो इसी में ध्यान दें, 10 की घात -34 इंटू 8 इंटू 10 की घात 15 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये 19 और 15 मिलके ये 34 को काट देंगे, तो कितना आ रहा है, ये काटो, ये आ जाएगा 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कर लेना बेटा, मैं इसमें से लिख रहा हूँ, ये तुम कैलकुलेशन तुम कर लेना बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है ये E2, तो मैं बोल दूं दूसरा फोटोन ज्यादा तगड़ा और अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्यादा तगड़ा फोटोन डिसाइड करेगा, तो मैं याद दूं प्रकाश विद्युत समीकरण से, प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो क्या बोल दूं, गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू E2 - 5, यहां से कितना आ जाएगा, KE मैक्सिमम इज इक्वल टू 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ जाएगा 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया, तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो समीकरण दे दे, तो समीकरण में आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति और कितने प्रकार के फोटोन, तो 2 प्रकार की समीकरण है, एक साइन का ही है और ये, तो दो प्रकार के फोटोनों का संयोजन है, तो खूब सारे फोटोन थे, उसमें से तगड़ा फोटोन छांट लिया मैंने, यस सर, कई बार थोड़ा सा यूं भी दे सकते हैं, देख जैसे देख अगला विषय है ना, यदि एक धातु की सतह पर सतह जिसका कार्यफलन फाई है, पर गिरने वाले प्रकाश का विद्युत क्षेत्र समय के साथ E इक्वल टू E0 1 प्लस कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा नोट टी के अनुसार परिवर्तित होता, के अनुसार परिवर्तित होता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की KE मैक्सिमम है ना, ऐसा दे दिया, ए H ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई -5 B H ओमेगा अपॉन 2 पाई -5 C H ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट
ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा कर दो, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा अपॉन 2 पाई माइनस 5 डी एच ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई माइनस 5। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। चलो आ जाओ, इधर देखो, इधर देखना। अब यहाँ पे आ जाओ तो सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं समीकरण ई बराबर कितनी दी है बेटा? ई नॉट 1 प्लस कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक सर, इसको अलग अलग करा क्योंकि मेरे को देखने कितने प्रकार के फोटोन गिर रहे, तो साइन ओमेगा नॉट टी एक ही आवृत्ति है, प्लस ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी कोस ओमेगा टी, यह आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 2 का गुणा 2 का भाग करा तो 2 ई नॉट ई नॉट बाई 2 साइन ओमेगा नॉट टी कोस ओमेगा टी। ये तो ये हो गया। तो अब इसको क्या लिख देंगे? ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस ई नॉट बाई 2, ये 2 साइन ए कोस बी, तो बोल दो साइन ए प्लस बी। इधर देख फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, दोनों को जोड़ दूं तो मैं बोल दूं दोनों को जोड़ दूंगा तो वो कट के 2 आ जाएगा। अरे यार इसको लिखे ना 2 बार बेटा, साइन ए प्लस बी को लिख तो ये आ जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं, ये साइन ए कोस बी, फिर लिखूंगा साइन ए माइनस बी, तो बोल दूं ये का ही रहेगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। अरे बोलो अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये कट गए और ये आ गया, तो ये जो चाहिए वो आ गया, तो बोल दो दोनों का योग करना है तो दोनों को जोड़ दो। तो इसका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो यहां से तो साइन ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है ना, या ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा कर दो प्लस साइन ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, ये या ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों जगह ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। ठीक है, तो मैं बोल दूं 3 हो गए फोटोन, एक समीकरण 2 और 3 का सही हो गया, ये भी ई नॉट बाई 2। तो फोटोनों की आवृत्ति क्या हुई? तो फोटोनों की कोणीय आवृत्ति, फोटोनों की कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगी बेटा? एक हो जाएगी ओमेगा नॉट, एक हो जाएगी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और एक हो जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो बोल दूं ये सबसे अधिकतम है मैक्सिमम, तो मैं बोल दूं अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी गिरने वाले फोटोनों की? तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई एच अपॉन 2 पाई। क्यों? क्योंकि इससे आवृत्ति निकल जाएगी, ये तो कोणीय आवृत्ति है, आवृत्ति इसमें 2 पाई का भाग लगा दे, ए बराबर 2 पाई एफ करा ना, ये 2 पाई एफ मैक्सिमम, तो यहाँ से एफ मैक्सिमम आ गया, तो ये एच न्यू या एच एफ मैक्सिमम, ये आ गई ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी बोलो? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, के प्रकाश विद्युत समीकरण से बोलो कितना आ जाएगा? तो बोल दो गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस 5 आ जाओ, तो के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, ये तो हो गई ऊर्जा माइनस 5। ये इसमें क्या कैलकुलेशन नहीं आई, बस सिर्फ कंसेप्ट आया, समझ में आ गई? तो अधिकतम तो समीकरणों को पहले हिसाब किताब लगा के योग में लिखो और अधिकतम आवृत्ति निकालो, तो सर सारी बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल ओके है। तो मेरे हिसाब से तेरे को समझ में आ गया, तो ये बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बोलो बच्चों। बेटा जैसे अपने को पता पड़ा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति, वैसे डी ब्रोगली ने सोचा यार उल्टा भी होना चाहिए, अगर प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है, यानी कि प्रकाश को पहले तरंग माना था, वो कण की भांति भी व्यवहार कर रहा है, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव का पूरा समझ अपने को उसी से डेवलप हुई है, तो इस प्रकार से कण भी तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए। तो डी ब्रोगली कण की तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने सबसे तगड़ी बात करी इसमें, और उसको सिद्ध करा डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने, है ना। इसने तो बात करी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगली। इसके अनुसार गतिशील कण
गतिशील कण की भी, या कण की भी तरंग प्रकृति, गतिशील कण की भी तरंग प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति होती है, प्रकृति होती है। अतः कण की भी द्वैत प्रकृति, अतः कण की भी द्वैत प्रकृति होती है, कण की भी द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ध्यान रखना, सिर्फ तरंग की कणी प्रकृति होने से सिर्फ तरंग द्वैत की तरफ या लाइट द्वैत की तरह नहीं, कण भी द्वैत प्रकृति रखता है, प्रकृति होती है। सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया? जैसे ये कोई कण है ना, m द्रव्यमान का, और ये v वेग से गतिशील है ना, तो ये अपनी भी ये तरंग प्रकृति बनाएगा, और उस तरंग की कोई तरंग देरी होगी। बोलो ये तरंग देरी है। क्लियर है? तो यहां से तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h बाई पी, लैम्डा इसी करते हो जाएगा h बाई पी। तो तरंग प्रकृति होती कण की भी h बाई पी, जहां पी संवेग है। और करके लिखो, अब सूत्र बनाओ, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, h अपॉन एम बी, और h अपॉन अंडर रूट 2m के। समझ गया सर ये कैसे आ रहा है? पी क्या है? संवेग। जहां पी संवेग है, जहां पी कण का संवेग है, पी कण का संवेग है, कण का संवेग तो जैसे कण का संवेग है, समझ गए? और ये तरंग देरी है, तो जो कण तरंग की बात व्यवहार करेगा उसकी तरंग देरी ही होगी, लैम्डा बराबर h बाई पी। पी को m भी लिख सकता हूं, तो जरूरत पड़ेगी तो ये सूत्र अलग अलग समय काम आएंगे। और p बराबर या संवेग बराबर अंडर रूट 2m क्या होता है? ये कहां से आया? इधर देख थोड़ा सा, वैसे मैकेनिक्स में पढ़ते हो आप, इधर देख, मैं बोल दूं p बराबर mb और k बराबर होता है हाफ mb स्क्वायर, और बदलता भी है द्रव्यमान इत्यासर, तो मैं बोल दूं m का गुणा m का भाग करा, यहां से m का गुणा और m का भाग करा तो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, और ये mb कितना हो गया p, तो ये p स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो गया k। तो यहां से k बराबर कितना गया? बोलो p बराबर कितना गया? अंडर रूट 2m गया, यहां रख दिया 2m गया, ठीक है? ये समझ गया? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, हालांकि जरूरत नहीं है, मैकेनिक्स में पढ़ते हो, p और k में संबंध बहुत वेल नोन संबंध होता है, k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m या p बराबर अंडर रूट 2m के, सर पता है। अब ये देखो, अगर मैं किसी कण को, आवेशित कण को, एक q आवेश के कण को v विभवांतर से त्वरित करूं, तो याद है k बराबर कितना जाता है? qv रखने पर। ए बेटा, ये इसलिए स्थिर वैद्युत की में पढ़ते हो कि किसी भी कण में गतिज ऊर्जा q इनटू विभवांतर, विभवांतर होता है एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा बेटा h अपॉन अंडर रूट 2m qv। जहां v विभवांतर, जहां v क्या है? जहां v विभवांतर, ठीक है, आ जाओ। तो ये अच्छा, कई बार ताप से भी, इधर देखो, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, तापी गतिज ऊर्जा, तो तापी गतिज ऊर्जा में देखो, यहां पे जाओ, तो डी ब्रोगली, अच्छा सुनना, इलेक्ट्रॉन के लिए कर दो, है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन ये स्पेशल है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दे रही है, इलेक्ट्रॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट, के लिए डी ब्रोगली तरंग दे रही है, के लिए डी ब्रोगली तरंग दे रही है, ब्रोगली तरंग दे रही है, तरंग दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दे रही है, निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे लैम्डा ई बराबर आ जाएगा बेटा h अपॉन ए, सुनो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मैं बोल दूं इसके इलेक्ट्रॉन के लिए q लिख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सिर्फ मान लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन का, आवेश में माइनस नहीं लिखा मैंने, सिर्फ मान लिखा है, ठीक है साहब। m इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलो, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद ये विभवांतर और h का मान रख दो, तो ये रखने पर है ना, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो जैसे ही एक में रखा तो बोलो कितना जाएगा? तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर यह आ जाएगा 6 रख के हल करने पर, तो 12.27 एनसीईआरटी में दिया है बेटा, तो मैं हल नहीं कर रहा हूँ, ये सीधा याद रखो, बहुत वेल नोन फॉर्मूला, सबको याद भी होता है, जिसने थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ाई करी। जहां भी विभवांतर, जहां भी वेग नहीं विभवांतर है, विभवांतर भी विभवांतर है, दो विभवांतर, जिससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित करा वो विभवांतर है, तो v विभवांतर से त्वरित करा तो 12.27 बटा अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। ये अब देखो है ना, गैसीय कण के लिए है ना, गैसीय अणु के लिए डी ब्रोगली तरंग दे रही, के लिए डी ब्रोगली तरंग दे रही, डी ब्रोगली तरंग दे रही,
ठीक है, गैसीय अणु के लिए डी ब्रोगली तरंग दे रही है। ठीक साहब, तो देखो यदि एक गैसीय अणु टी ताप पर है, टी ताप पर है, केल्विन में है, टी ताप पर है तो उसकी गतिज ऊर्जा तो गैसीय कण की, गैसीय अणु की गतिज ऊर्जा है ना, एक अणु की गतिज ऊर्जा है ना, एक अणु की गतिज ऊर्जा किससे देता बोलो, गैसीय, तो एक गैसीय अणु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है बोलो, तो आपको सबको बहुत अच्छे से पता 3/2 kT, 3/2 kT ये होती है ना, तो रखने पर तो आ जाओ कितना आ जाएगा, अतः उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी आ जाएगी, h/√2m, k का मान 3/2 kT रख दूं, ए वो k गतिज ऊर्जा थी और ये बोल्ट्जमैन स्थिरांक है, k सब पता है, kTg में पढ़ते हो आप, तो बोल दो ये h/√3m स्मॉल kT हो गया, ये आ गया लैम्डा। ये तो गैसीय अणु के लिए, गैसीय एक अणु या परमाणु, गैसीय अणु परमाणु के लिए ये होती है तापीय गतिज ऊर्जा के कारण उसकी डी ब्रोगली तरंग दे रही है, ये ध्यान रखना। तो इन सब पे अब सर ये इतने सारे सूत्र और इतनी सारी रामायण जो आपने गाई है उसका कोई यूज बता दो। तो डी ब्रोगली के अनुसार कण भी तरंग की भांति व्यवहार करता है, बिल्कुल सर, और उसकी तरंग दैर्घ्य का सूत्र ये होता है h/p, बेसिक सूत्र, इससे खूब सूत्र बन गए, जब जैसा चाहिएगा, कई बार मेरे को वेग नियत देगा तो ये सूत्र लगा दूंगा, कई बार गतिज ऊर्जा नियत देगा ये लगा दूंगा, तो जो चीज देगा उससे शुरुआत करेंगे जो आसान आ जाए। गतिज ऊर्जा नियत तो मैं ये क्यों ये लगाऊंगा ना तो k कट जाएगा, तो दिमाग से सूत्र यूज करना है। कभी विभवांतर देगा ये सूत्र लगाऊंगा, कभी ताप देंगे तो ये सूत्र लगाऊंगा, कभी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये सूत्र लगाऊंगा, ए इलेक्ट्रॉन की है सर, पर विभवांतर नहीं दिया तो दिमाग तो लगाऊंगा ना, नहीं दिया तो इससे कोशिश करूंगा सर कैसे। आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये देखो ताप के लिए सूत्र हो गया, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ बेटा सीक्वेंस से क्वेश्चन करते हैं। पहला, यदि प्रोटॉन व अल्फा कण पहला समान संवेग से गतिशील है, समान संवेग से गतिशील है, यू लिखो, प्रोटॉन व अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दे रही है, की डी ब्रोगली है ना, कॉमन क्वेश्चन कर रहा हूं, डी ब्रोगली तरंग दे रही है का अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि, है ना, यदि, अब इसमें अलग अलग केस बनाओ, यदि पहला समान वेग से गतिशील है, समान वेग से गतिशील है, ठीक है। सेकेंड है ना, समान संवेग से गतिशील है, एक में बना रहा हूं, समान संवेग से गतिशील है, नहीं पहला समान संवेग, इजी टू टफ, चलो फिर समान वेग, थर्ड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, फोर्थ समान विभव से विभवांतरित करे, समान विभव से त्वरित करे, ठीक है। पांचवा, चलो ठीक है, तो सब चीजें आगे देखो, संवेग, वेग, गतिज ऊर्जा और विभव, ये इलेक्ट्रॉन की बात अलग से कर दूंगा, चलो आ जाओ। तो ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए, अब आ जाओ बेटा, थोड़ा दिमाग भी लगाना और थोड़ा हल भी करना, लॉजिक तो हमेशा लगाने बेटा, आ जा। सॉल्यूशन, पहला पार्ट, पी संवेग समान, संवेग ये बेटा संवेग पी समान, आ जाओ। तो यहां से बोल दो लैम्डा प्रोटॉन अनुपात लैम्डा अल्फा कण, तो सूत्र लगेगा h/p, तो h/p अनुपात h/ फिर से p, तो मैं बोल दूं एक कट गया, तो यहां से 1:1 आ गया, ये समान संवेग, ठीक सा। दूसरा, समान वेग से गतिशील, तो यहां से बोल दूं लैम्डा प्रोटॉन अनुपात लैम्डा अल्फा कण, तो यहां से आ जाएगा h/m प्रोटॉन v अनुपात h/m अल्फा कण v, ये देखो। तो इस बार वेग वाला सूत्र लगाया, तो पहले संवेग समान था तो संवेग वाला सूत्र लगाया तो संवेग सीधे घट गया, तो जब दो कणों के संवेग समान होते हैं तो उनका डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान होता है। फिर वेग वाला सूत्र लगाया तो वेग दिया था तो वेग वाला सूत्र लगाया, सर समझ में आ गया, आ जा। तो यहां से मैं बोल दूं ये देखो, ये तो यहां से h कट गया, v कट गया। अब यहां से बोल दूं प्रोटॉन का द्रव्यमान m है तो अल्फा कण का द्रव्यमान 4m होता है, ए अल्फा कण 4 गुना भारी होता है, m अल्फा बराबर 4 टाइम्स ऑफ m प्रोटॉन, तो यहाँ पे m रखा तो यहाँ 4m रख दिया।
अल्फा कण 4 गुना भारी, और जो भारी है उसका डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होता है। जितना भारी कण समान वेग पे उसका डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होता है क्योंकि नीचे आता है। यस सर, एक हट गया तो बोल दो 4:1 आ गया। अगला चलो थर्ड, तीसरे में क्या, समान गतिज ऊर्जा, तो लैम्डा प्रोटॉन अनुपात लैम्डा अल्फा। आप कौन सा सूत्र लगाऊंगा, तो गतिज ऊर्जा में h/√2m के वाला लगाओ, h/√2m के, है ना, ये प्रोटॉन, ये समान है गतिज ऊर्जा k नॉट, अनुपात h/√2m अल्फा के, तो मैं बोल दूं ये k गया, k नॉट से k नॉट, ये गया, तो क्या मैं बोल दूं यहां से आ जाएगा 1/√m, यहां आ जाएगा 1/√4m, तो यहां से आ जाएगा 2:1। अरे बोलो, चला जाए। फोर्थ देखो, अगले में क्या, समान त्वरण से त्वरित है, समान विभवांतर से त्वरित है, तो यहां से बोल दो h/√2m qv, तो यहां से v नोट समान है, विभवांतर समान है, h/√, तो देखो जैसे जैसे चीजें आती जा रही है वैसे वैसे सूत्र लगा रहा हूं। यहां प्रोटॉन की बात चल रही है, यहां अल्फा कण की बात चल रही है, विभव समान है, तो मैं बोल दूं v कट जाएगा, तो यहां से कितना जाएगा बोलो, ये गया, ये 2 से 2 गया, बोलो, तो यहां से कितना जाएगा बेटा, तो यहां पे √m3, ये यहां पे अब अल्फा कण के, ये तो हो गया प्रोटॉन का, अल्फा कण का द्रव्यमान हो गया 4 गुना और आवेश हो गया 2 गुना। अल्फा कण पे द्विआयनिक हीलियम, ये सब तेने चुंबकीय क्षेत्र वाले में भी पढ़े हैं सब। अल्फा कण 4 गुना भारी है और आवेश 2 गुना होता है क्योंकि He++ होता है सब बेटा, ये बातें तेरे को पता है। m गया क्यों गया, m गया क्यों गया, तो यहां पे आ जाएगा √8 या 2√2, √4 बार ले लिया, 2√2। तो मुद्दे की बात है, कैलकुलेशन छोड़, मुद्दे की बात, वेग समान तो अलग सूत्र लगेगा, समय समान अलग लगेगा, गतिज ऊर्जा समान अलग लगेगा, विभव समान, विभवांतर समान अलग लगेगा। यस सर, तो कब कौन सा सूत्र लगाना समझ में आ गई, जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज वैसा सूत्र, जैसा देश वैसा भेष। यस सर, अब आ जा इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। अब देख क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, यदि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करे, से विभवांतर लगाकर त्वरित किया जाए, त्वरित किया जाए तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान बताइए, का मान बोलो। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन के लिए अब विभवांतर से h/√2m qv लगा के पूरा हल नहीं करूंगा, ये मैंने कर लिया, h/√2m qv लगा के पूरा नहीं, डायरेक्ट कैसे 12.27, वो सारा हल मैंने कर लिया क्लास में, √v, ये डायरेक्ट सूत्र है एनसीईआरटी में भी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो सारी कैलकुलेशन घर पे कर ली। तो हम जैसा कि हम जानते हैं बिल्कुल जानते हैं, ये तो यहां से आ जाएगा 12.27 अपॉन √100 वोल्ट, ये तो ये एंगस्ट्रॉम, तो कितना आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, 1.227 एंगस्ट्रॉम। यस सर, ये अब आ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो सीधा सूत्र आ गया, तो विभवांतर देंगे सीधा √v करके डिवाइड कर दूंगा। अगला देखो थोड़ा घुमा के देता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान, ठीक है, उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बतानी। चला जाओ, तो यार एक बात बता, इधर देख, अब लफड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी है, तो या तो मैं सूत्र ये लगाऊं, लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर h/√2m के, है ना, ये। अब उसमें गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में बदलू और m का मान 9.1 × 10⁻³ लिखो, इसका लिखो और हल करूं। इतना एग्जाम में टाइम नहीं है, एग्जाम में समय नहीं मिलेगा, तो क्वेश्चन करना और जल्दी करना में बहुत अंतर है, समय नहीं मिलेगा, ठीक सा। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ये सूत्र बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इलेक्ट्रॉन का 12.27/√v। सर अच्छा तो लगता है पर करोगे क्या, दिमाग लगाऊंगा। सर दिमाग कैसे लगाओगे, बताता हूं।
दिमाग लगाने पर देखो उस इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा चाहे कैसे भी आई हो, मैं बोलता हूं 64 के बराबर क्यूवी होता है, विभवांतर होता है एकांक आवेश को ले जाने में कार्य। माना मैंने इलेक्ट्रॉन को ले जाने में क्यूवी कार्य करा, वही तो गतिज ऊर्जा आई होगी। हालांकि आई कैसे भी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को v विभव से त्वरित करें तो उसमें ev ऊर्जा आ जाती है, और इस 64 को उसके बराबर कर दो तो मुझे पता पड़ जाएगा कितने विभवांतर से इतनी ऊर्जा आती है। तो मैं बोलता हूं ये आ गया v बराबर 64 वोल्ट। तो 64 वोल्ट से त्वरित करने के बराबर है ये गतिज ऊर्जा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 64 वोल्ट से त्वरित करूं तो उसके बराबर है ये तुल्य ऊर्जा है ये 64। तो मैं बोलता हूं विभव निकाल लिया मैंने, तो यहां से लैम्डा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 12.27 अपॉन रूट 64। तो मैंने बड़ा जबरदस्त दिमाग लगाया, उसकी गतिज ऊर्जा कितने विभवांतर से लाई जा सकती है वो देख लिया। तो यहां से आ जाएगा बेटा 12.27 अपॉन 64 का रूट 8 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना आ जाएगा 8 एकम 8 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 4 8 5 40 8 3 24 है ना, ये लगभग इतना एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा। सर मजा आ गया। तो मेरे को चाहे विभवांतर डायरेक्ट दे तो अच्छी बात है, या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे दे तो भी मैं उसका ई हटा के विभवांतर निकालूंगा। तो जब जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे उसका ई हटा देना, विभवांतर बन जाएगा और उसको रख देना रूट वी में, खत्म। सर समझ में आ गई? तो सर ये डी ब्रोगली तरंग दे रही है, ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गई। एक तापमान पे भी सर क्वेश्चन करा दो, चलो आ जाओ, ले आ जाओ। हीलियम गैस की 27 डिग्री सेंटीग्रेड व 927 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात याद करो। तरंग दैर्ध्य का अनुपात याद करो, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात याद करो। आ जाओ भैया। तो मैं बोलता हूँ दोनों एक है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक है लैम्डा 927, और ताप पे भी देख सूत्र है कितना, h अपॉन अंडर रूट 3m k बोल्ट्जमैन स्थिरांक T। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे दोनों में k और m तो सेम है, T1 T2 आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 3m k T2, यहाँ से सब कट जाएंगे देखो। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट T1 अनुपात 1 अपॉन अंडर रूट T2 रखो था। तो यहां से बोल दो 1 अपॉन अंडर रूट 27 अनुपात 1 अपॉन अंडर रूट 927। बोलो गलत है सर, क्यों गलत है बताता हूं। ये केल्विन में ताप T केल्विन में होगा, T केल्विन में रखें, ताप केल्विन में रखना होगा, समझ गया? आ जाओ। तो यहां पर बोल दो 1 अपॉन अंडर रूट 27 प्लस 273 अनुपात 1 अपॉन अंडर रूट 927 प्लस 273 कितना आ गया ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 300 अनुपात 1 अपॉन अंडर रूट 1200। यहां से बोल दो ये कितना आ जाएगा 4 बार 2 अनुपात 1। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात 2 अनुपात 1 आ गया। क्लियर है क्या? तो 2 अनुपात 1 सर कर लेंगे। तो ताप दे, विभवांतर दे इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे, है ना, वेग दे, संवेग दे, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समझ में आ गई। डी ब्रोगली ने कह तो दिया कि एक द्वैत प्रकृति होती कण की, तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, लेकिन इसको सिद्ध करा किसने? डेविसन जर्मर ने। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हाँ बेटा देखो, अपन ने फोटोन कैसे फैलते हैं, तो पॉइंट बिंदु स्रोत की वजह से गोले में फैलते हैं, रेखी स्रोत की वजह से बेलन पे फैलते हैं। तो अपने को पता है फोटोन किस प्रकार से फैलते हैं, जितने फोटोन उत्सर्जित होंगे वो अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब अपन देखते हैं तीव्रता, है ना, तीव्रता, फिर अपन दाब और वो सब देखेंगे, है ना। तीव्रता, बल एवं दाब, मैं तीव्रता को भी इनके साथ ही ले रहा हूं। तो देखो तीव्रता क्या होती है बेटा, तीव्रता आई, है ना, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटोनों की संख्या, ठीक है। ये एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटोनों की संख्या। कई बच्चे इसको तीव्रता समझ लेते हैं, गलत है। तो सर तीव्रता होती बेटा एकांक
क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड गिरने वाली ऊर्जा, तो ध्यान रखना तीव्रता प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा होती है, संख्या नहीं, फोटोनों की संख्या नहीं, ऊर्जा। ये मिसकंसेप्शन है बच्चा फोटोनों की संख्या बढ़ने के साथ तीव्रता बढ़ना। अगर आवृत्ति समान है फोटोनों की तो संख्या बढ़ने पर तीव्रता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आवृत्ति नियत है तो संख्या के साथ ऊर्जा बढ़ती जाएगी फोटोनों की। लेकिन अगर फोटोनों की संख्या समान है लेकिन एक फोटोन की आवृत्ति बढ़ो तब भी तीव्रता बढ़ेगी, क्योंकि आवृत्ति बढ़ने से एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी और तीव्रता ऊर्जा होती है, संख्या नहीं। तो फोटोन तो 100 के 100 है, लेकिन इसकी अगर एक फोटोन की ऊर्जा 10 है और इसकी 20 है तो यहाँ पे तीव्रता डबल होगी। ठीक सर, तो क्या मैं बोल दूं तीव्रता आई बराबर क्या हो गया बेटा? तो ये हो जाएगा n इंटू एच न्यू। ये n क्या है? प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या। तो जैसा मॉड्यूल में लिखा वैसे ही लिखो ताकि दो सूत्र नहीं बने। ठीक है, ये हो गया E इंटू एच न्यू, n इंटू एच न्यू, ये हो गई तीव्रता। जहां n क्या, जहां n प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर, जहां n एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटोनों की संख्या। अब देखो, अगर किसी स्रोत से, इधर देखना रे, किसी स्रोत से n फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो, n फोटोन प्रति सेकंड, तो क्या मैं बोल दूं आगे जाके फैल जाएंगे? अरे बोलो, ये गोले पे छोटा बना दो, चलो आगे जाके इस गोले पे फैल जाएंगे। ये तो बोल दो r दूरी के गोले पे फैल गए। तो यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटोनों की संख्या है, तो यहाँ एकांक क्षेत्रफल ये प्रति सेकंड इतने उत्सर्जित हो रहे, तो ये मैं बोल दूं यहाँ पे n अपॉन 4πr² एरिया में फैल जाएंगे। ये तो एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड है ना, n अपॉन 4πr², ये हो गया एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड। ठीक है, या यूं कर दो, सुना, n फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं n/t, तो ये प्रति सेकंड हो गया। अरे n फोटोन t टाइम में उत्सर्जित हो रहा था n/t, तो यहाँ पे बोल दूं ये 4πr² पे फैल गए, तो n/t फोटोन पूरे गोले पे फैल गए। t समय में n फोटोन उत्सर्जित हुए इस बल्ब से, t समय में n फोटोन उत्सर्जित हुए, तो क्या मैं बोल दूं ये t समय में जो n फोटोन उत्सर्जित हुए वो 4πr² एरिया फैल गए। बोलो, तो ये तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये n h न्यू बाई t, और ये हो जाएगा कितना